स्टार्ट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, द फिनोमिनन विच इज रिलेटेड टू सरफेस से रिलेटेड है। उससे पहले आप इसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, आप सरफेस पढ़ने वाले हैं तो आप बल्क भी पढ़े ना, बल्क क्या होता है, बल्क फिनोमिनन। एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन किसको बोलते हैं, या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या होती है जो बल्क में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पंज को पानी में डाल देते हैं, पानी को वो क्या कर लेता है, पूरा सोख लेता है, हाँ, दैट इज बल्क फिनोमिनन। क्या पानी उसके सिर्फ सरफेस पर रहता है, पूरा बाकी का हिस्सा सूखा हुआ रहता है, नहीं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज बल्क फिनोमिनन, जो बल्क में होता है, अंदर की तरफ होता है। और बल्क में होने के साथ साथ वो क्या, एक उसमें और खास बात क्या होती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह। ऐसा नहीं है कि पानी जो है सिर्फ सरफेस पे रहेगा या बीचों बीच में सबसे ज़्यादा, बाकी का हिस्सा सुखाना है, वो सब जगह स्प्रेड होगा। चौक में मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, एक बूंद पानी डाल देती हूँ, आपने जिस हिस्से में पानी डाला था देखिए सिर्फ वही हिस्सा गीला रहेगा क्या, नहीं, वो स्प्रेड होते चले जाता है अंदर की तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन, जो बल्क में होता है, अंदर की तरफ होता है। अब उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। जो चीज जाकर एब्जॉर्ब हो रही है उसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। पानी और स्पंज में, स्पंज पानी आके एब्जॉर्ब हो रहा है, स्पंज में एब्जॉर्बेंट, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, वाटर इज योर एब्जॉर्बेंट, जो कि मैं बोलूं, या फिर दो चीज समझ कर चले, दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस दूसरे वाले में जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है। पानी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है किसमें, स्पंज में और चॉक में। तो जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्बेंट, और जिसके अंदर, जिसमें बल्क में होता है एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है। ओके, इसके एब्जॉर्प्शन के टाइम कोई एनर्जी ना हमको देना कोई हीट ना हमको देना पड़ता है। समझ में आ रहा है। आपने कभी देखा है कैसे स्पंज पानी जब एब्जॉर्ब करता है, देखते हैं क्या पानी गर्म हो गया पूरा, जब आप वो उस पानी को टच करें तो वो पानी आपको लगता है क्या कि वो गर्म हो गया, समझ में आ रहा है, या लगता है कि आपको ठंडा हो गया, नहीं, कोई हीट रिलीज नहीं करता, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, देयर इज नो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। अब इसी से रिलेटेड हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, सरफेस फिनोमिनन, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, ये सरफेस फिनोमिनन जो है वो कौन कौन सी फेजेस में हो सकता है, सॉलिड गैस के बीच में हो सकता है। जाहिर सी बात है, मैंने दो चीजें बताई हैं, एब्जॉर्बेंट, जैसे चौक और पानी में एक स्टेट लिक्विड है, एक सॉलिड। तो सरफेस केमिस्ट्री कौन कौन सी फेजेस में हो सकता है, सॉलिड गैस में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, एडी, एडसॉर्प्शन मतलब होता है ना सरफेस फिनोमिनन। अब ये क्या होता है सरफेस फिनोमिनन, आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिक्विड लिया है, लिक्विड में ये बीच में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हर तरफ से इक्वल फोर्स से दूसरे मॉलिक्यूल क्या हुए हैं, पकड़ कर रखे, मतलब बीच वाले मॉलिक्यूल को, बीच वाले जो पार्टिकल है उसको इक्वल फोर्स मिल रही है सब तरफ से। समझ में आ रहा है। अब मैंने एक पार्टिकल ले लिया ऊपर सबसे टॉप पर, उसको यहाँ से एक पार्टिकल पकड़ा हुआ है, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से, इस तरफ से, लेकिन सारी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, लेकिन टॉप से नहीं आ रही। टॉप से उसके कोई भी पार्टिकल है ही नहीं जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसको सारी फोर्स जो है नीचे की तरफ लेकर जा रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, साइड में खींच रही है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है जो उसकी फोर्स को बैलेंस कर सके। तो ये पार्टिकल जो सरफेस का रहता है वो अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड पार्टिकल रहता है। क्या किया जाता है, इसकी वजह से जब ये सारे पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचते हैं तो सरफेस पर एक तरीके का जो है तनाव, टेंशन डेवलप होता है, दैट इज योर नोन एज सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है, ये जो सरफेस के पार्टिकल में जो टेंशन डेवलप हुआ है उसको कैसे कम किया जा सकता है, एक दूसरी लेयर जो है, एक दूसरी लेयर किसी दूसरे सब्सटेंस की फिक्स कर देते हैं, तो उसको एक पार्टिकल यहाँ से मिल सकता है ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो जो सरफेस पर टेंशन डेवलप हुए रहता है वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, कब, जब उसके ऊपर एक और सरफेस क्या की जाए, फिक्स की जाए। समझ में आ रहा है। लेकिन एक खास बात होनी चाहिए कि जो दूसरा वाला सब्सटेंस है
वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन जो जमा होने की कैपेसिटी है वो सरफेस पर ही रहे, अंदर ना जाए। अगर ये सरफेस की बजाय अंदर चले जाएगा तो इसका जो टेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये प्रॉपर्टी बजाय एब्जॉर्प्शन के क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? हायर एक्यूमुलेशन शुड बी टेक प्लेस ऑन सरफेस। ओके, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, समझा। लेकिन सरफेस टेंशन कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। आप सेकेंड लेयर फिक्स करेंगे, सेकेंड लेयर की फिर से टॉप पर सरफेस टेंशन डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, अब इसमें जो सरफेस टेंशन आपने खत्म कर दिया, सेकेंड वाले लेयर को फिक्स कर दिया। अब आप यहाँ पर एकदम साफ देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक वो जिसकी सरफेस पर टेंशन डेवलप हुआ था और एक वो सब्सटेंस जो कि पहले की सरफेस पर आके फिक्स हुआ था। तो जैसे इसमें दो चीज़ें होना ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन में भी दो चीज़ें होना ज़रूरी है। जिसकी सरफेस रहती है, जिसकी सरफेस पर टेंशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो बाहर से आकर सरफेस टेंशन को खत्म करता है, उसकी सरफेस पर फिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। समझ में आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट में जो बोल रही हूँ? अब आपका ये एड्सॉर्बेंट क्या क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? ओके, दोनों के दोनों अगर दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? दोनों के दोनों अगर साथ में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। आपको पता है हमारे घर में जो है कपड़ा जो है डाइंग करने के लिए दिया जाता है, चाहे दुपट्टा हो, कपड़ा हो, डाइंग करने के लिए दिया जाता है, कलर करने के लिए दिया जाता है। उस डाइंग में वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी करता है, सरफेस पर भी कलर आता है, और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी करता है, अंदर की तरफ भी उसका कलर जाता है। यानी दोनों प्रोसेस अगर इफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है किसी जगह पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? ओके, और एक चीज और, अगर आपने एब्जॉर्प्शन किया है और उसमें ये दोनों लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर पर फिक्स होकर एक प्रोसेस को कंप्लीट करती है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद वो लेयर वो अनस्टेबल होने की वजह से दोनों लेयर फिर से सेपरेट हो जाती है, या वो प्रोसेस फिर अपोजिट हो जाता है या इन्वर्स हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट जब फिक्स्ड होकर एड्सॉर्प्शन करते हैं, अगर इन दोनों को वापस से सेपरेट कर दिया जाए पहले जैसी हालत में, उसको बोलते हैं डी मतलब रिमूवल, हटाना, डिसॉर्प्शन। या यू कैन से, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा है, दोनों को बोलते हैं सॉर्प्शन। और अगर इसी एक प्रोसेस में दोनों को अलग कर दे, एक अलग ही इस तरफ एब्जॉर्प्शन हो, एक तरफ एब्जॉर्प्शन हो, तो उसको आप बोल सकते हैं डिसॉर्प्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, एब्जॉर्प्शन की अलग अलग टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन की अलग अलग टाइप, या फिर एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन आप कहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से सुने। एडसॉर्प्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, हमारे घर में जो फिल्टर होता है, फिल्टर, उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ना फिल्टर वाटर पी रहे हैं, है ना, अनवांटेड पार्टिकल्स। आपको पता है उसमें जो एक पार्ट होता है उस मशीन का, फिल्टर मशीन का जो एक पार्ट होता है, वो जो है आपको चेंज करते रहना पड़ता है, पूरी मशीन नहीं चेंज करते आप उस पार्ट को। क्यों? उस पार्ट पर जो अनवांटेड पार्टिकल्स है जो वाटर को क्लियर नहीं करते, या फिर उसको प्यूरिफाई होने से इम्प्योरिटी, जो मैं इनडायरेक्टली बोल दूँ, इम्प्योरिटी जो रहता है, वो जो पार्ट रहता है उसको क्या करता है, सब करता है। समझ में आ रहा है? और वो सारे इम्प्योरिटी पार्ट जो होते हैं उसकी सरफेस पर जाके जमा हो जाते हैं, यानी वहाँ पर भी एक प्रोसेस होता है एडसॉर्प्शन। आपको पता है जब है ना माइंस वगैरह, कानपुनी में जो है, कानपुनी में जब कोई पर्सन जाते माइंस में, उस वक्त जो है वो जो एक अलग तरीके का मास्क लगा के जाते हैं, आप नोटिस करना, उनका पूरा हेलमेट वगैरह जो रहता है वो लाइट लगा रहता है आगे, उनका मास्क आप नोटिस करना।
एंड में बहुत सारी ऐसी माइंस में बहुत सारी ऐसी गैसेस होती है जो हार्मफुल, जो नुकसानदायक होती है बॉडी के लिए। लेकिन तो अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो वो गैसेस हमारे लंग्स में जाती है जो कि नुकसान होगी। और अगर मास्क हम लोग लगा लेते हैं बिल्कुल, तो एयर के साथ वो गैस भी आ जाती है, समझ में आ रहा है, या वो पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे मास्क बनाए जाते हैं जिसमें मास्क के बाहर के पार्ट में पूरा चारकोल होता है, बेस्ट एड्सॉर्बेंट, वो जो बेस्ट जो है सरफेस पर पार्टिकल को जमा कर देता है, दैट इज योर चारकोल। समझ में आ रहा है? या यू कैन, आपने सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल, समझ में आ रहा है? तो वो पूरे मास पर सराउंडिंग में क्या लगा रहता है, चारकोल से बना होता है। अब वो चारकोल क्या करती है, चारकोल सॉलिड है और जो गैशियस पार्टिकल है वो गैशियस स्टेट में। तो जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब सांस लेने का प्रोसेस करते हैं, तो उस वक्त जितने भी हार्मफुल गैसेस जो रहती है ना, वो चारकोल की सरफेस पर जमा हो जाती है और फिल्टर एयर जो है हम लोग जो है इनहेल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो चारकोल एड्सॉर्प्शन इज अ बेस्ट एड्सॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? अब आप एग्जांपल एड्सॉर्प्शन की और सुनेंगे, सिलिका जेल। आपको पता है हम लोग जब न्यू बैग वगैरह लेकर आते हैं, उसमें छोटी सी पैकेट में ना कुछ रहता है, आपने कभी नोटिस किया? कुछ रहता है, वो सिलिका जेल होता है। वो क्यों रहता है? बैग में जो है बंद रहने की वजह से उसमें मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत बनने लगता है, पानी जैसा बनने लगता है, जो चीज़ को ख़राब कर देता है। उसमें एक अजीब सी बदबू आने लगती है। समझ में आ रहा है? तो जब सिलिका जेल का पाउच वो डाला जाता है ना, वो क्या करता है, पाउच जितनी भी जो मॉइस्चर और नमी रहती है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता अपने अंदर, उसमें जज्ब नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है, सरफेस पर ही सारी मॉइस्चर को रखे रहता है। इसीलिए समझ में आ रहा है? आपको पता है ये सब चीज़ क्यों रखी जाती है? पता रहना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसका एप्लीकेशन आप डे टू डे लाइफ में कहाँ देख रहे हैं, समझा? तो दीज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन, समझा? अब एड्सॉर्प्शन जो है, अब जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस होती है, एड्सॉर्बेंट उसके ऊपर आकर फिक्स होता है, इस बेस पर एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट ये दोनों के बीच की जो फोर्स है, फिजिकल फोर्स है, या यू कैन से वंडरवॉल फोर्स है, जो कि वीक फोर्स होती है, तो दैट एड्सॉर्प्शन इज नोन एज फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर दोनों के बीच में बॉन्ड जो रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगी या केमिकल बॉन्ड रहेगी, दैट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। समझा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन में होता है और वीक बॉन्ड जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। अब डिफरेंस देखते चले फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, एंथैल्पी। अब जाहिर सी बात है, दोनों फिजिसॉर्प्शन में जो है बॉन्ड बीच में जो फोर्स है, वीक फोर्स है, तो दोनों के बीच में जो रेज ऑफ एनर्जी रहेगी। एड्सॉर्प्शन आपको पता रहना चाहिए, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? हीट रिलीज करता है जब ये प्रोसेस होता है। तो लो वीक फोर्स होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम होती है, और केमिसॉर्प्शन में एनर्जी जो रिलीज होती है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बहुत हाई होने की वजह से एनर्जी जो रिलीज होती है उसका अमाउंट 80 से 240 किलोजूल पर मोल होता है। रिवर्सिबिलिटी, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल। जाहिर सी बात है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इसके ऊपर सेकेंड लेयर आकर फिक्स हुई है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है ना, लेयर के फॉर्म में रहती है। एक सरफेस पर जो दूसरी लेयर, दूसरा सब्सटेंस आके फिक्स हुआ है, वो सब्सटेंस लेयर के फॉर्म में रहती है। समझ में आपको आ रहा है? तो दोनों के बीच में जो फोर्स है, फिजिकल फोर्स अगर वीक फोर्स रहती है, तो आपको पता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस से सेपरेशन पॉसिबल, सेपरेट हो जाएगा, फिर से प्रोसेस दोबारा करेंगे, फिर से, मतलब ये जो है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक बार एक सरफेस पर दूसरा सब्सटेंस आके फिक्स हो गया, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सेपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए वो इरिवर्सिबल होता है। समझा? इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अगर आप एक सरफेस पर, एक सब्सटेंस पर दूसरे सब्सटेंस को फिक्स कर रहे हैं, अगर फिजिसॉर्प्शन कर रहे हैं आप, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है डिक्रीज होते जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सरफेस पर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक मोशन है ना, हरकत है ना, वो बढ़ जाएगी और ज़्यादातर चांसेस है वो या तो स्किप हो जाए या फिर सोल्यूशन के अंदर चले जाए, एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्प्शन हो जाए।
केमिसॉर्प्शन क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो शुरू में एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, शुरू में बोल रही हूँ, बिगिनिंग में, शुरू में एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो रहता है बहुत फास्ट होता है, समझ में आ रहा है, फिर स्लो होते जाता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन शुरू में बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फिर वो कम होते चले जाता है। सिलेक्टिविटी, फिजिकल एड्जॉर्प्शंस आर, या यू कैन से केमिकल एड्जॉर्प्शन आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत कम जगहों पर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की सेलेक्टिविटी नहीं होती है, वो selective, not selective in nature, does not depend upon the nature of chemical property as gas and adsorbent। समझ में आ रहा है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट को देखकर नहीं होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन जो रहता है वो डिपेंड करता है कि एड्जॉर्बेंट किसकी सरफेस है और कौन एड्जॉर्ब हो रहा है, ये देखकर केमिकल बॉन्ड फॉर्म। नेचर एंड स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर कैसा रहना चाहिए, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस। ईज मतलब आसानी होता है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अगर आपने कोई सॉलिड सरफेस लिया है, कितनी फास्ट जो है, अब आपको उसके ऊपर एड्जॉर्ब कराने का गैस, आपको पता है गैस जो है अगर आप गैसियस स्टेट में लेते हैं तो वो सरफेस पे रह पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गैस हल्की होती उड़ जाएगी। आपको उस गैस को लिक्विफाई करना है, जिसको बोलते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। आपने लिंडे क्लाउड प्रोसेस 11th में पढ़ा होगा, लिंडे क्लाउड प्रोसेस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द, जितनी अच्छे से लिक्विफेक्शन होगा गैस का उतना अच्छा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्रेशर, अगर आप एक सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस को की सरफेस फिक्स कर रहे हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एड्जॉर्प्शन अच्छा होते जाता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एड्जॉर्प्शन कम होते जाता है। समझ में आ रहा है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, आपको मैंने पहले बोला ना, ये दोनों के बीच की फोर्स वीक होती है। क्यों? ये मल्टी लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर होने की वजह से पकड़ जो रहती है ना वो वीक होती है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन, एक सरफेस पर जो दूसरी सरफेस रहती है वो मोनो लेयर की होने की वजह से, केमिकल एड्जॉर्प्शन मोनो लेयर होने की वजह से वो बहुत टाइट होल्ड करके रखते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मल्टी लेयर होने की वजह से हर लेयर के बीच में स्पेस होती है, स्पेस रहती है जो उस बॉन्ड को वीक करती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। अगर आपने किसी सॉलिड की सरफेस को लिया है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर गैस फिक्स्ड हो, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने बहुत सारे इलेक्ट्रोड जो है गैस इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं आपने पढ़ा होगा। प्लैटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को फिक्स किया जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, जहाँ पर आप किसी सॉलिड पर गैस की सरफेस गैस को फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है जब आप ऐसा प्रोसेस करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन से फैक्टर, कौन सी चीज़ें हैं जो उस प्रोसेस को और अच्छा कर सकती है या फिर उस प्रोसेस को जो है कम कर सकती है या फिर उस प्रोसेस को ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, जो गैस है वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए। जो गैस होनी चाहिए ना वो इजीली लिक्विफाई हो जाए। लिक्विफाई मतलब उसकी सरफेस पर जो है कम से कम टेम्परेचर पर आसानी से लिक्विफाई हो जाए। जाहिर सी बात है, आपको जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे अमोनिया है, HCl, SO2 एक्सेट्रा आर एब्जॉर्ब मोर इजीली देन द परमानेंट गैसेस सच एज, क्या बोल सकती हूँ मैं, हाइड्रोजन। आप एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है इनको परमानेंट गैसेस बोला जाता है। ये बहुत स्लो लिक्विफाई होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, NH3, HCl, SO2, Cl2 एक्सेट्रा। The ease of liquefaction of gases depend upon its critical temperature. Higher the critical temperature, more easily it will be liquefied. समझ में आ रहा है। मतलब कि लिक्विफेक्शन का प्रोसेस और फास्ट और अच्छा कैसा हो सकता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच गैस जो है उसका लिक्विफेक्शन प्रोसेस जो होता है उसके बाद नहीं होता, उस टेम्परेचर पर गैस और लिक्विफाई नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। तो जिसका ये टेम्परेचर जितना ज़्यादा होते जाता है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली इट विल बी। नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, जो सरफेस है ना
उसका नेचर। आपको पता है जो सरफेस रहेगा वो जितनी ज्यादा बड़ी सरफेस रहेगी एड्सॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो द सब्सटेंस विच इज हाईली पोरस और फाइनली डिवाइडेड विल हैव लार्जेस्ट एड्सॉर्प्शन पावर। पहली बात मैंने बताया कि जिसकी सरफेस है वो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा? उसके बाद पोरस होना चाहिए। चारकोल आपने देखा, चारकोल चिकना होता है क्या? नहीं, बीच बीच में होल जैसा लगता है आपको। तो उसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए? फाइनली हाईली पोरस और फाइनली डिवाइडेड पार्ट होने चाहिए उसके, बिल्कुल स्लिपरी ना हो। मोस्ट कॉमन एड्सॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्ले। ये सब जो है एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं, इनकी सरफेस पर आकर दूसरे सब्सटेंस फिक्स। सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड की सरफेस कैसी होनी चाहिए? आपको पहले ही मैंने बताया कि सरफेस एरिया जो रहना चाहिए कैसा रहना चाहिए, ज्यादा। टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन आपको पता है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया इनिशियली, तो इनिशियली क्या होता है, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है इनिशियली। अगर फिजिक्स ऑप्शन कर रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन इफेक्ट करेगा। और अगर जो सरफेस का टेम्परेचर है ना वो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर टेम्परेचर होगा ना एड्सॉर्प्शन इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? केमिस ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्सटेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? प्रेशर क्या होता है? आप अगर किसी गैस को सरफेस पर फिक्स कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे एड्सॉर्प्शन उतना अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? प्रेशर जो है गैस का होता है, टेम्परेचर सरफेस का। समझा? तो प्रेशर आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। बहुत हाई प्रेशर अप्लाई ना करें, जाहिर सी बात है। बहुत हाई अप्लाई करेंगे तो जो सरफेस पर बैठा हुआ पार्टिकल है उसके लिए और कोई चांस नहीं रहेगा बजाय बल्क में जाने के, तो वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझा? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं। इसने साइंटिस्ट ने क्या बताया था? इसने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग अगर प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं, ध्यान से सुनो, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की बात करें चाहे नीट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पे जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं एक सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस को फिक्स करके प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं। इनिशियली क्या होता है? ध्यान से सुने, इनिशियली इसकी ग्राफ कैसी थी? क्या वर्सेस क्या था? एक्स अपॉन एम अपॉन प्रेशर। एक्स अपॉन एम इसने क्या लिया था बताते चलो। एक्स अपॉन एम अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है विद प्रेशर। समझा? शुरू में प्रेशर भी कम है, एड्सॉर्प्शन भी कम हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे ग्राफ ऐसी बनी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर x अपॉन एन इज इक्वल टू kp। नेक्स्ट इज x अपॉन एन इज इक्वल टू kp रेज टू 1 अपॉन एन। हो गया? x अपॉन एन यहाँ कांस्टेंट हो गया इज टू kp 0। हो गया? kp 0 कि क्या है ये एड्सॉर्प्शन? फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है कि अगर आप कोई एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इनिशियली क्या होगा? प्रेशर जैसे शुरू में कम रहता है तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, उसके पास एड्सॉर्बेंट के पास बहुत सारी सरफेस खाली है एड्सॉर्प्शन करने के लिए, तो शुरू में आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। फिर जब एड्सॉर्बेंट जो सेकेंड सरफेस है वो जितना भी सारा उसकी सरफेस पर फिक्स हो गया, अब आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर शुरू में कम था फिर थोड़ा आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि एड्सॉर्प्शन जो है पूरी सरफेस पर हो गया। समझ में आ रहा है? अब कोई जगह बाकी नहीं है, तो अब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करें एड्सॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखते हैं शुरू में अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम था तो प्रेशर भी तो कम था ना। आप प्रेशर कम लगाएंगे तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस धीरे रहेगा।
अब प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद सरफेस ही नहीं है, सरफेस खत्म हो गई है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो कितना भी आप एब्जॉर्प्शन करते जाए, कितने भी दूसरे सब्सटेंस को एक पूरी सरफेस पर बैठ गई है, पूरी सरफेस पर आपने पूरा बैठा दिया सेकेंड लेयर को। अब आप और कोशिश कर रहे हैं कि और आप दूसरा और अमाउंट डालें उस पर और उसके ऊपर सरफेस बैठाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए बोला है कि ये यहाँ पर आके कॉन्स्टेंट हो जाता है, समझा? यहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन मतलब उसकी लिमिट से अब वो बाहर चला जाता है। उसकी लिमिट थी उस सरफेस को भरना, अब उसके ऊपर चला गया सैचुरेशन, और अब यहाँ पर प्रेशर कितना भी अप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं होता, अमाउंट ऑफ एक्सटेंट नहीं बढ़ता, वो सैचुरेशन पोजीशन आ जाती है। इसी को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन आइसोटोप। समझ में आ रहा है? अब इस पर अगर लॉग अप्लाई किया जाए तो आपको क्वेश्चन इसके कैसे पूछा है? लॉग या फिर सी एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू के पी डेल्टा। मैं लॉग अप्लाई कर लूँ, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस, इस पर लॉग अप्लाई कर रही हूँ, इस पर भी इसकी पावर है तो पावर आगे आ जाएगी लॉग टी। अब इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करना है मुझे, मेरा ये क्या हो जाएगा वाई कांस्टेंट सी प्लस स्लोप एम एक्स। कैसे मैं प्लॉट करूँगी? वाई मेरा क्या है? लॉग एक्स अपॉन एम। समझ में आ रहा है? अब मेरा इतना पार्ट जो रहेगा सी कांस्टेंट लॉग के, अब ये मेरी स्लोप है एम, एम मेरा क्या है 1/n और एक्स क्या है लॉग के। समझ में आ रहा है? इस तरीके की स्लोप आपको आइडेंटिफाई करने आ सकती है, विच स्लोप इज फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप। समझ में आ रहा है? और आपकी दूसरी स्लोप भी दी है। हाँ, इस पर क्वेश्चन और आता है आपको कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू, ये n की वैल्यू कितनी हो सकती है? समझ में आ रहा है आपको? अगर n है तो 0 से बड़ा रहेगा लेकिन इनफाइनाइट से छोटा रहेगा, और अगर 1/n है यहाँ इनफाइनाइट से छोटा। समझ में आ रहा है? ओके, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। अब आपका लेक्चर है सर जस्ट इसके बाद। ये था एड्सॉर्प्शन आइसोटोप, जो किसको रिलेट करता है? एज वी इंक्रीज प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक पॉइंट पर जाके जब सरफेस एरिया कम हो जाता है या फिर सरफेस एरिया पूरा खत्म हो जाता है, वहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं होता एज यू अप्लाई मोर एंड मोर प्रेशर। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देखें, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ammonia gas absorbs more readily than the nitrogen gas on the surface of charcoal। चारकोल पर अमोनिया गैस जो रहती है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जल्दी जो है क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब होती है। मैंने पहले ही बोला था कुछ परमानेंट गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एब्जॉर्प्शन चारकोल पर बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू जनरल गैसेस अमोनिया, क्लोरीन एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू परमानेंट गैसेस। समझ में आ रहा है? तो एड्सॉर्प्शन के पीछे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर रेडिली इट कैन गेट एब्सॉर्ब। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट? नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट, हम लोग बाद में देखेंगे आगे का लेक्चर 10 + MC। थैंक यू।